तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल डिफेंस का तड़का में स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो हो बेसिकली फ्रिक्शन के प्रॉब्लम को लेके है, यानी घर्षण के जो भी प्रॉब्लम किस तरीके से एयरफोर्स नेवी वगैरह में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में मैंने टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि अरिहंत और लूसेंट के कंप्लीट निचोड़ हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको एक एक चीज़ें समझ में आएंगी। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक फ्रिक्शन के वीडियोज़ वॉच नहीं किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं और आप यहां से वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन अ बाइसाइकिल इज पेडल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द टू व्हील इज सच दैट इट एक्ट्स। मतलब ये कह रहा है कि जब साइकिल की पैडल मारी जाती है उस समय दोनों पहियों पर जो घर्षण बल की दिशा है वो आपको बतानी है। बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये केवल साइकिल के लिए नहीं, सभी तरीके के व्हीकल के लिए, सभी तरीके की गाड़ियों के लिए ये नियम लागू होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पर मैं पहिया बना देता हूँ, ये पीछे वाला पहिया और ये आगे वाला पहिया, इसको बोलते हैं फ्रंट व्हील। साइकिल का ये फ्रंट व्हील हो गया और ये हो गया रियर व्हील। अब यहां पर आप समझने वाली बात ये कि जिस समय पैडल मारते हैं, ध्यान समझिएगा, जिस समय पैडल मारा जाता है, ध्यान से समझिएगा, जिस समय पैडल मारा जाता है उस समय इसके गियर के साथ यहां पर पैडल से अटैच होता है एक चैन, आपको पता है। तो इस पीछे वाला जो पहिया है इसमें पीछे की तरफ फिसलने की एक टेंडेंसी आती है। तो टेंडेंसी पीछे की तरफ फिसलने की है और आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स हमेशा टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट काम करता है। जस्ट जब पैडल मारा जाता है उस समय ये पहिया पीछे की तरफ फिसलने की कोशिश करता है, तो सीधी सी बात है घर्षण बल विपरीत दिशा में लगेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगेगा। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स इधर हो जाएगा। तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, इसको मैं F1 ले लेता हूं। तो पीछे वाले पहिए पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा? आगे की तरफ। और देखिए जब ये फ्रिक्शन आगे लगता है और ये मोशन में आता है तो उस समय ये वाला पहिया, ये वाला जो पहिया है, ये वाला पहिया जो है ये आगे की ओर मोशन में आता है, आगे की ओर गति में आता है। इस वजह से इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। तो इसको मैं F2 ले लेता हूं और इस केस F1 हमेशा F2 से बड़ा होता है। इसी वजह से परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स इधर बनता है और फाइनली ये जो साइकिल है, ये व्हीकल है, गाड़ी है, जो भी है, ये आगे की तरफ त्वरित गति करने लगती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पीछे वाले पहिए पर फोर्स जो लगता है बैकवर्ड, रियर व्हील जो है उस पर फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है और आगे वाला जो व्हील है यानी फ्रंट व्हील है उस पर फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ये सभी गाड़ियों के लिए ये नियम लागू होता है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। जब इसे पैडल मारेंगे तो इस पे मोशन की जो टेंडेंसी बनेगी, यानी जो गति की अवस्था आएगी वो पीछे की तरफ फिसलने की आएगी, इस वजह से इस पे फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा। इसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है ball bearing are used in the bicycle because the actual area of contact between the wheel and the axle is increased। दूसरा है the effective area of the contact between the wheel and the axle is increased। तीसरा है the effective area of contact between the wheel and the axle is reduced। और डी ऑप्शन है ना of the above statement is correct। मतलब ये कह रहा है जब ball bearing, मैंने आपको पिछले पार्ट 3 में ये पूरा कंसेप्ट समझाया था कि इन केस ऑफ बॉल बेयरिंग के केस में क्या होता है। मैंने बताया था बॉल बेयरिंग के केस में जो कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं, ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट होते हैं वो कम हो जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और इस केस में रोलिंग मोशन आ जाता है। जब ये इस तरीके से रोटेट करेगी तो ये जो स्फेरिकल बॉल हैं ये रोल करने लगेंगे अंदर ही अंदर। और मैंने बताया है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो लोटनी की गति होती है वो कम इसलिए होती है क्योंकि संपर्क सतह का जो एरिया है, कांटेक्ट एरिया जो है वो कम हो जाता है। इस वजह से फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, यानी घर्षण बल का मान कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, द इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द व्हील एंड द एक्सल इज रिड्यूस। यानी पहिए और एक्सल का प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ जाता, प्रभावी क्षेत्रफल जो होगा इसमें हो जाएगा इज रिड्यूस। तो ये हो जाएगा घट जाता है। इसमें सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। हिंदी में पहिए और एक्सल के बीच का जो प्रभावी क्षेत्रफल है वो आपका क्या हो जाता है? घट जाता है, सी वाले ऑप्शन में। मतलब द इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द व्हील एंड द एक्सल इज रिड्यूस। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। और हिंदी में ये सही कर लीजिएगा, पहिए और एक्सल का प्रभावी क्षेत्रफल जो है वो घट जाता है, बाय मिस्टेक हो गया है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज। और पूरा कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो पार्ट 3 फ्रिक्शन के पार्ट 3 में मैंने इसका पूरा एप्लीकेशन अच्छे से, अनुप्रयोग किस तरीके से है, पूरा एक एक चीज समझा दिया है। आप वहां से वीडियो वॉच कर सकते हैं। एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है
एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट W इज रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी एक वस्तु जिसका भार W है एक क्षैतिज तल पर विरामावस्था में है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और कह रहा है इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज थीटा देन द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मोशन, मतलब कह रहा है W भार का एक पिंड क्षैतिज तल पर विरामावस्था में है, तो कह रहा है यदि घर्षण कोण थीटा हो तो उसे गतिमान अवस्था में लाने के लिए न्यूनतम बल का मान कितना होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था कि जहां मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। और दोस्तों ये मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया, इसका कह रहा है घर्षण कोण, तो हमने घर्षण कोण यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा ऐसे लिया था, वीडियोस में हमने बताया था, इसका रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा दिया है, और इसका वेट जो दिया है वो W दिया है, यानी भार W है, तो नॉर्मल रिएक्शन यानी अवलंब प्रतिक्रिया बल कितना होगा, ऊपर की तरफ होगा, जो कि N है। अब आपको पता है कि अगर इसको गतिमान अवस्था में लाना है तो न्यूनतम बल कितना लगाना पड़ता है, मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स जो होता है, जो न्यूनतम आरोपित बल का मान है वो सीमांत घर्षण बल के बराबर होना चाहिए, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके इक्वल होना चाहिए अप्लाइड फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है म्यू टेन, देखिए म्यू इंटू एन होता है, मैंने बता रखा है म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन होता है, और आपको पता है कि म्यू एस जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है, तो इसमें हम म्यू एस के जगह पर रख देंगे टेन थीटा, और साथ में एन के जगह पर क्या रख देंगे, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा W, ये मैंने सारी बातें बता रखी हैं, तो ये हो जाएगा इंटू W, तो फाइनली आएगा W टेन थीटा, और इस तरीके से आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज म्यू, कह रहा है कि टायर और रोड के बीच जो घर्षण गुणांक है वो यदि म्यू है, तो कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल जो एस है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल एस, यानी एस दूरी तय करने में जो भी समय लगेगा, समय का संबंध बनाना है, यानी टाइम का रिलेशन बनाना है, किसके साथ, म्यू के साथ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से समझिए, यहां पर एक बात आप समझ लीजिए, इससे रिलेटेड कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पर समझने की जरूरत है कि जब ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनिएगा, जिस समय ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, तो यहां पर समझने की जरूरत है कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा और Fk लगेगा, क्योंकि ये मोशन में है। काइनेटिक फ्रिक्शन यानी गतिक घर्षण बल कार्यरत होगा, और गतिक घर्षण बल जो होता है ये होता है म्यू इंटू एन होता है, और आपको पता है म्यू एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू है mg, इस केस में एन बराबर mg हो जाएगा, और F फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, m से m कट जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा a की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू जी के बराबर आ गई, यानी त्वरण का मान कितना हो गया, म्यू जी। इसको रट लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। अब कह रहा है कि t समय में कितनी दूरी तय कर रही है, s, तो t का म्यू के साथ संबंध बनाना है, तो यहां पर हम लगा देंगे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां पर क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि इनिशियली इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर इज म्यू, यहां पर एक चीज मिसिंग है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यानी प्रारंभिक वेग का मान शून्य है, हिंदी में दिया यदि रोड एवं टायर के बीच घर्षण गुणांक का मान म्यू है, तो कह रहा है विरामावस्था से s दूरी तय करने में लगा समय, तो विरामावस्था से यानी इनिशियल वेलोसिटी अगर हम जीरो ले लें तो s की वैल्यू जीरो, ये हो जाएगी, तो ये टर्म गायब। हाफ a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है म्यू जी, और ये हो जाएगा t का स्क्वायर। तो आप यहां से देख सकते हैं t स्क्वायर बराबर आएगा 2s अपॉन म्यू जी, और यहां से t का रिलेशन आएगा अंडर रूट 2s अपॉन म्यू जी, और तो यहां से समझ में आता है कि t का रिलेशन जो म्यू के साथ है वो आपका कितना है, म्यू, t का म्यू के साथ रिलेशन ये है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन के हिसाब से वो डी हो जाएगा। दोस्तों ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्ट मोशन में है, ध्यान सुनिएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्ट, दोस्तों कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्ट इनिशियली यानी प्रारंभिक वेग वस्तु का अगर शून्य है, ध्यान से सुनिएगा, और कुछ दूरी चल के रुक जाए, तो उस केस में ये जो फोर्स लगता है वो फ्रिक्शन फोर्स के वजह से ये ऐसा होता है। और इस केस में जो त्वरण है यानी मंदन है, आप इसको रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये रिटार्डिंग फोर्स है,
रिटार्डेशन यानी मंदन, जो घर्षण बल होता है वो मंदित बल होता है, यानी ये क्या करता है, वस्तु को विरामावस्था में लाने का प्रयास करता है, ठीक है, या विरामावस्था में लेके आता है। ये फ्रिक्शन का कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह फ्रिक्शन जो है अपोज ही करता है। कई जगह आप देखोगे दोस्तों फ्रिक्शन हमें सपोर्ट भी करता है। जैसे हम वॉक करते हैं, जैसे साइकिल वाला केस बताया था मैंने, जब हम पैडल मारते हैं तो आगे की तरफ फ्रिक्शन लगता है, तो ये सपोर्टिव है। अगर हम वॉक करते हैं दोस्तों, तो वॉक करते हैं तो एक पैर उठा होता है चलते समय और एक पैर पूरी तरीके से जमीन पर होता है। तो जो पैर पूरी तरीके से जमीन पर होता है वो पीछे की तरफ उसे हम फिसलने की कोशिश कर, उस पैर को हम पीछे की तरफ फिसलने की कोशिश कराते हैं, तो इस तरीके से फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है और फाइनली हमें सपोर्ट मिलता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हीकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी u ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज, और दिया है आपको द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज म्यू। मतलब कह रहा है कि एक गाड़ी है जो u वेग से गतिमान है, तो ब्रेक लगाया जाएगा, ब्रेक लगाने से क्या होगा, इस पे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगने से फाइनली क्या होगा, ये जो व्हीकल है ये फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कह रहा है रेस्ट में आने से पहले, विराम में आने से पहले ये कितनी दूरी तय करेगी। यदि प्रारंभिक वेग u है और दोनों रोड और टायर के बीच जो घर्षण गुणांक है उसका मान कितना है, म्यू है। तो दोस्तों यहाँ पर वही बात आ गई, घुमा फिरा के ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट, इस केस में भी एक्सीलरेशन की वैल्यू, पिछला क्वेश्चन मैंने बताया है, इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू जी होगी। और हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर -2as। अब बात ये आती है कि माइनस क्यों लिया है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे रिटार्डेशन यानी मंदन हो रहा है, और मंदन के केस में हम माइनस का साइन हम लगाएंगे। तो फाइनली तो ये रुक रही है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, अंतिम वेग 0 हो गया। प्रारंभिक वेग कितना, u स्क्वायर -2, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो ये है म्यू जी, और ये s। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू आएगी u स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। यहाँ से ये s सॉल्व होके आ गया, कितना आया s, u स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन में अब क्यूबिकल ऑब्जेक्ट इज रेस्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, यानी एक आनत तल पर एक घन, मतलब आनत तल पर एक घनाकार वस्तु विरामावस्था में। दोस्तों देखिए यहाँ पर घनाकार यानी क्यूबिकल ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट के शेप से कोई सेंस नहीं होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अब क्यूबिकल ऑब्जेक्ट इज रेस्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ध्यान समझिएगा, एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट में है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है दोस्तों कि यदि घर्षण गुणांक का मान, स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान 1/√3 है, तो कह रहा है क्वेश्चन में इस वस्तु को नीचे की ओर गति कराने के लिए न्यूनतम बल कितना आवश्यक होगा, यानी मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स कितना चाहिए। आपको बताया था मैंने वीडियोस में कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जितनी बनेगी उतना फोर्स तो चाहिए ही चाहिए। तो इस केस में Fs मैक्स जो होगा वो हो जाएगा μs × n होगा। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि कितना न्यूनतम बल चाहिए, तब तो हम इस तरीके से Fs max कितना हो जाएगा μs × n। फिलहाल इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है इट कैन बी स्लाइड डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, तो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन पूछ रहा है, यानी तो आनत तल पर फिसलने के लिए आनत कोण होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो आपको बताया था मैंने, आनत कोण जो होना चाहिए दोस्तों, इंक्लाइंड एंगल होना चाहिए, वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होना चाहिए। और एंगल ऑफ रिपोज जो होता है अल्फा जो होता है दोस्तों, वो होता है tan इनवर्स ऑफ 1/√3। और आपको पता है tan इनवर्स ऑफ 1/√3 की जो वैल्यू होगी, tan की कितने एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है, तो आप सबको पता है कि 30 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो आनत कोण कितना होना चाहिए, 30 डिग्री फिसलने के लिए। और ये इसी कोण पर आरोपित बल, इस पर जो आरोपित बल है वो सीमांत घर्षण बल के अधिकतम मान के बराबर होता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 1200 ग्राम, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इसमें चेंजेस करने हैं, कुछ इसमें चेंज वगैरह करने हैं यूनिट वगैरह में, इसी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 1200 ग्राम बॉक्स इज पुल्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ फोर्स ऑफ 1200 ग्राम फोर्स। ये चीज समझने की जरूरत है। तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है, तो मास है हमारे पास 1200 ग्राम है, और अगर मैं डिवाइड बाय 1000 कर दूं तो ये हो जाएगा 1.2 kg हो जाएगा। और जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है आपका
1200 ग्राम फोर्स लग रहा है, यानी 1200 ये ग्राम है, तो इसको तो देखिए ध्यान से, ग्राम जीएफ है यानी ग्राम फोर्स है, और ग्राम फोर्स है तो अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा केजीएफ में हो जाएगा, और एक केजीएफ में 9.8 न्यूटन होता है। दोस्तों सारे पॉइंट मैंने बता रखे हैं, लॉज ऑफ मोशन के पार्ट नंबर 2 में आप जाएंगे तो वहां से यूनिट ऑफ फोर्स आपको मिल जाएगा और आप वहां से वॉच कर सकते हैं। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस मैं लेके आता हूं अपने वीडियोस में, वो सारे अपने वीडियोस के पैटर्न पर ही लेके आता हूं ताकि आपके बेस स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो यहां से एफ इतना है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, यानी घर्षण गुणांक का मान यदि 0.2 है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉक्स विल बी, बॉक्स का एक्सीलरेशन यानी बॉक्स का त्वरण, यानी बक्से का जो त्वरण है उसका मान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, परिणामी बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, इस वस्तु पर जो बल आरोपित हो रहा है वो कितना लग रहा है, एफ लग रहा है, और इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। अब गतिमान अवस्था में तो एफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg, m की वैल्यू कितनी है 1.2 kg, और g की वैल्यू कितनी है, तो ये है 9.8। अब अगर मैं आपसे कहूं इस वस्तु पे इधर बल लग रहा है, घर्षण इधर लग रहा है, वस्तु इस दिशा में गतिमान है, तो इस पर परिणामी बल कितना बनेगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना बनेगा। तो जब ये इधर मूव कर रहा है तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, यानी ये आएगा F माइनस एफ के इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये न्यूटन का दूसरा नियम है, न्यूटन सेकंड लॉ है, और यहाँ से F की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो F की वैल्यू है 1200 अपॉन 1000 इंटू 9.8 माइनस, यहां पर देखिए दोस्तों ये हो जाएगा एफ के की वैल्यू 0.2 इंटू 1.2 इंटू 9.8। ये जो नेट फोर्स होगा, ये मास कितना है, तो मास इसका दिया गया है 1.2 kg, और एक्सीलरेशन कितना है a। सब जगह से देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको 1200 डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो ये 1.2 आ जाएगा, और आप यहाँ देख सकते हैं 1.2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 9.8 माइनस, यहाँ से बचेगा आपका कितना 9.8 इंटू 2 अगर हम ले लें तो ये बचेगा 196 और 1.96, और यहाँ से आ जाएगा a, और दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा आपका 7 पॉइंट, यहाँ देख लेते हैं 9.8 1.96। जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वीडियो में, आप उस समय वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ें, खुद से सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। अगर आपको मैच कराएं, जब आपको लगे कि हाँ मुझे आ गया, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। तो ये हो गया 4, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 7, तो 7.84 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है यदि म्यू एस, म्यू के एवं म्यू आर क्रमशः स्थैतिक, गतिक एवं लोटनी घर्षण गुणांक हो, यानी यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि म्यू एस, म्यू के, म्यू आर रिस्पेक्टिवली स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो इनमें रिलेशन बनाना है। तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था एफ एस मैक्स की वैल्यू जो होती है सबसे ज्यादा होती है, फिर एफ के होता है, फिर एफ आर होता है। ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, आप वीडियो वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस केस में ये हो जाएगा म्यू एस एन ग्रेटर देन म्यू के इंटू एन ग्रेटर देन म्यू एस इंटू एन। तो जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो एन तो सब जगह सेम है, तो फाइनली म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के इज ग्रेटर देन म्यू आर, सॉरी ये एफ आर है तो ये म्यू आर इंटू एन हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के इज ग्रेटर देन म्यू आर। ध्यान रखिएगा, स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान गतिक घर्षण गुणांक से ज्यादा होता है, गतिक घर्षण गुणांक का मान लोटनी घर्षण गुणांक से कम होता है। इस पॉइंट को एकदम दौड़ा लीजिए अपने ब्लड में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर है जो अभी जैसे मैंने बताया, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर, द रेशियो ऑफ म्यू के, ये एयरफोर्स में कई बार पूछा गया है, म्यू के अपॉन म्यू एस की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा, 1 के इक्वल होगा या 0 होगा। तो देखिए कॉमन सेंस की बात है, आपको पता है कि म्यू के जो है लेस होता है म्यू एस से, यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान गतिक घर्षण गुणांक से ज्यादा होता है, यानी ये कम होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू के, इसको इधर डिवाइड कर दूं म्यू एस, तो ये लेस देन क्या हो गया 1 हो गया। अगर एग्जाम में पूछता कि म्यू एस अपॉन म्यू के, तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाता।
तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से कम यानी लेस देन 1। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट इज इजियर टू पुल अ लॉन, ध्यान सुनिएगा, इट इज इजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन पुश बिकॉज, यानी एक रोलर को खींचना धक्का देने की तुलना में आसान होता है, ऐसा क्यों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा ध्यान से। देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर एक ही वजन की यानी एक ही वजन की 2 रोलर ले लेते हैं। एक पे तो देखिए यहाँ पर ये फोर्स जो F लगा रहे हैं, बल यहाँ भी F लगा रहे हैं, यहाँ भी लगा रहे हैं, फोर्स यहाँ भी F अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से यहाँ भी कोण थीटा ले रहे हैं, यहाँ भी कोण थीटा ले, क्योंकि हमें तुलना करनी है, इसलिए दोनों जगह फोर्स बराबर। ये कौन सा फोर्स है, ये पुल है, ये पुल खींचा जा रहा है, और इस केस में क्या किया जा रहा है, ये धक्का दिया जा रहा है। तो दोनों ही केस में आप समझते हैं, इसका भी मास, यहाँ भी रोलर का मास m है, यहाँ भी m है। दोनों जगह के लिए घर्षण गुणांक का मान भी समान ले लेते हैं, यहाँ भी म्यू है और यहाँ भी कितना है, यहाँ भी म्यू है। अब आपसे मैं पूछूं कि इस पर कितना बल लग रहा है, तो बताइए दोस्तों इस पर बल कितना लग रहा है। तो बल इस क्षैतिज दिशा में इसका घटक हो जाएगा F cos थीटा, और ये हो जाएगा क्या, F sin थीटा। आइए इस पे बात करते हैं कौन कौन से फोर्स लग रहा है। तो एक तो नीचे लग रहा है mg, और एक ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। अब आप देखिए मोशन ना ऊपर हो रहा है ना नीचे, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो n प्लस F sin थीटा की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, mg के बराबर होगा। तो n की वैल्यू यहां से आएगी mg माइनस F sin थीटा, ठीक है, mg माइनस F sin थीटा। तो अगर मैं कहूं अगर गति इस दिशा में रहे तो घर्षण बल इधर लगेगा, तो कितना घर्षण बल लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, तो दोस्तों ये म्यू इंटू एन लगेगा। तो ये हो जाएगा म्यू, एन की वैल्यू कितनी है, तो mg माइनस F sin थीटा। इस केस में घर्षण बल का मान इतना आ गया, खींचने वाले केस में यानी पुलिंग के केस में। अब बात करते हैं इन केस ऑफ पुशिंग। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर इधर हो जाएगा F का कौन सा कंपोनेंट, F cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा F sin थीटा हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से अगर हम इस पे ऑब्जेक्ट पे देखें तो देखिए एक नीचे की तरफ फोर्स है F sin थीटा, एक नीचे की तरफ और फोर्स है जिसका नाम है mg, और ऊपर की तरफ है दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं इस बार n ऊपर है और F sin थीटा mg नीचे है, तो n की वैल्यू ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के एडिशन के इक्वल है, तो ये जाएगा mg प्लस F sin थीटा। तो n की वैल्यू हो गई mg प्लस F sin थीटा। और इस केस में अगर घर्षण बल की बात करें यानी फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एन, और फाइनली यहां से निकलेगा म्यू, एन की वैल्यू mg प्लस F sin थीटा। और दोस्तों यहां पर साफ साफ समझ में आ रहा है, इस केस में जो घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है, खींचने वाले केस में जो घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है, और एक धक्का देने वाले केस में जो घर्षण बल, यहाँ साफ साफ एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है कि mg माइनस F cos थीटा है, F sin थीटा है, और यहाँ पर mg प्लस F sin थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो वैल्यू है ये छोटी है, यानी पुलिंग के केस में जो घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स है, खींचने वाले केस में जो घर्षण बल है उसका मान कम है इसके तुलना में, इसलिए यहाँ खींचना आसान होगा। तो दोस्तों यहाँ समझने वाली बात ये है कि घर्षण बल का मान ज्यादा कब होता है, जब अविलंब प्रतिक्रिया यानी नॉर्मल रिएक्शन, यानी जब n की वैल्यू ज्यादा होती है। यहाँ पे n की वैल्यू ज्यादा है इसलिए घर्षण बल ज्यादा है, यहाँ n की वैल्यू कम है इसलिए घर्षण बल कम है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ऑप्शन था इन्वॉल्व स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कह रहा है सर्पी घर्षण की वजह से ऐसा होता है, इन्वॉल्व ड्राई फ्रिक्शन यानी शुष्क घर्षण की वजह से होता है। तीसरा है इंक्रीज द इफेक्टिव वेट यानी प्रभावी भार का बढ़ जाना। फिर डी ऑप्शन है डिक्रीज इन द नॉर्मल रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा, यानी डिक्रीज इन द नॉर्मल रिएक्शन का मतलब है कि जो अविलंब प्रतिक्रिया बल है उसका घटने की वजह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अविलंब प्रतिक्रिया बल के घटने की वजह से, यानी ड्यू टू डिक्रीज इन द नॉर्मल रिएक्शन, यानी प्रतिक्रिया बल का घट जाता है, इस वजह से दोस्तों इजी होता है खींचना धक्का देने की तुलना में। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए ये है कि भाई वीडियो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो कंटिन्यू दोस्तों आ रही है। और मैंने आपको बता ही दिया है कंप्लीट नवंबर तक मैं कंप्लीट पूरा सिलेबस आपको कराऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और बने रहिएगा वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं।